अगर आप 12वीं पास कर चुके हैं या आप इस बार 12th बोर्ड देने वाले हैं और आप चाहते हैं कि किसी अच्छे विश्वविद्यालय से आपकी ग्रेजुएशन की डिग्री पूरी हो, जैसे दिल्ली विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, JMI, AMU, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, इन सभी विश्वविद्यालयों में एडमिशन के लिए एक एंट्रेंस देना होता है और उस एंट्रेंस को कंडक्ट कराता है NTA, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, और उस परीक्षा का नाम है CUET, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। तो अगर आप 12वीं में हैं या आप पेरेंट हैं, आपके बच्चे 12वीं में हैं और आप चाहते हैं कि आपका बच्चा किसी अच्छे विश्वविद्यालय से पढ़े, तो इस वीडियो के माध्यम से आपको A to Z इंफॉर्मेशन, कैसे तैयारी शुरू करनी है, कैसे वहां तक आपका सफर जो है वह पूरा होगा, इन सारे विषयों पर बात करेंगे। एक एक करके आपको सभी प्रश्नों के जवाब देंगे। सबसे पहले प्रश्न आता है कि सर CUET क्या है। कुछ दिनों पहले, कुछ वर्षों पहले जो है, हर विश्वविद्यालय का एडमिशन का अपना तरीका था। कुछ विश्वविद्यालय जो हैं वो एडमिशन के लिए 12th का मार्क्स देखते थे, कुछ विश्वविद्यालय वो अपना एंट्रेंस एग्जाम लेते थे। तो लोकल स्तर पे जो है अलग अलग शहरों के अलग अलग विश्वविद्यालयों के अलग अलग रूल्स जो है एक दूसरे से वेरी करते थे। लेकिन फिर जाके केंद्र सरकार ने कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट की योजना बनाई और यह जिम्मेदारी दी NTA को, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को। और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी हर साल इस एग्जाम को कंडक्ट कराती है और इस एग्जाम के माध्यम से ही आप अपने ड्रीम यूनिवर्सिटी, जो अलग अलग रूल थे उन सबको एक कर दिया गया और आप अपने यूनिवर्सिटी में एडमिशन पा सकते हैं। उसके बाद दूसरा आता है कि ये एग्जाम होता कैसा है। तो ये एग्जाम MCQ बेस्ड है, जैसे बोर्ड में लंबे लंबे लेख लिखने होते हैं उस तरीके का नहीं है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको मिलेगा और आपको एक आंसर उसमें टिक कर देना है। ये कंप्यूटर बेस्ड भी होता है और OMR पे, यानी कि गोला भरने वाला भी होता है और आप कंप्यूटर के माध्यम से भी दे सकते हैं। NTA जैसा डिसाइड करेगा। NTA के द्वारा दिए गए स्कोर कार्ड, आप उस एग्जाम के बाद जितना मार्क्स अचीव करेंगे उस मार्क्स के बेसिस पे ही आपकी मेरिट बनती है। लेकिन इसमें कई चीजें अभी समझने वाली हैं जिसको आगे हम लोग समझेंगे। वर्ष 2024 में, यानी इस वर्ष जो है, 287 यूनिवर्सिटी CUET के माध्यम से अपने कोर्सेस में एडमिशन दे रहे हैं। तो क्या सभी 287 महत्वपूर्ण है? और इन 287 विश्वविद्यालयों में कौन कौन से विश्वविद्यालय हैं? क्या आपके आसपास भी कोई ऐसा विश्वविद्यालय है जो CUET के माध्यम से एडमिशन दे रहा है? तो देश भर में टोटल 46 केंद्रीय विश्वविद्यालय सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। इसके अलावा 41 जो है वह स्टेट यूनिवर्सिटी है, फिर 30 लगभग डीम्ड यूनिवर्सिटी है, 160 के आसपास प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं और 10 लगभग अदर यूनिवर्सिटीज अलग अलग कैटेगरी से जो है बिलोंग करते हैं। तो इन सब की PDF आपको मिल जाएगी। मालवीय एकेडमी का ऐप डाउनलोड करेंगे, किसी भी कोर्स में जाएंगे, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इन सारी की PDFs अवेलेबल मिलेंगी और वहां से आप देख सकते हैं कौन कौन से विश्वविद्यालय जो है अलग अलग कैटेगरीज में फॉल करते हैं। जैसे कुछ बड़े विश्वविद्यालय BHU, DU, JNU, JMI, AMU, ये सारे जो है विश्वविद्यालय AU सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की कैटेगरी में आता है। अब है कौन दे सकता है CUET का पेपर। बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? कोई भी परीक्षा देते हैं तो कुछ ना कुछ एलिजिबिलिटी होती है। जैसे जॉब के लिए जाते हैं तो कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है। तो योग्यता क्या है? योग्यता है या तो आप 12th अपीयरिंग हो। ध्यान रखिएगा, बहुत बच्चों के मन में यह भ्रम होता है कि मैं 12th बोर्ड के बाद जो है वो पेपर दे रहा हूं। 12th बोर्ड के बाद तुरंत ही पेपर होता है। बोर्ड एग्जाम के बाद तुरंत जो पेपर होता है उसको अपीयरिंग ही कहा जाता है। यह नहीं कि बोर्ड का पेपर दे देंगे उसके बाद रिजल्ट आएगा तब देंगे, क्योंकि तब तक एक साल ड्रॉप लग जाएगा आपको जो है। तो अगर आप इस बार 12वीं में हैं तो आप सबसे ज्यादा जो है वो योग्य है, इसी समय आपको एग्जाम देना है। 9th के बाद 10th में जाने के लिए एक साल इंतजार नहीं करना होता है। 9th के बाद तुरंत 10th में जाते हैं। वैसे ही 12th के तुरंत बाद ग्रेजुएशन में जाते हैं, लेकिन उसकी प्रक्रिया जो है वह पहले ही शुरू हो जाती है। या आप 12th पास कर चुके हैं, साल 2 साल से पढ़ाई नहीं किए हैं, या इस बार ही आपने एग्जाम दिया था, आपका सिलेक्शन नहीं हुआ और किन्हीं वजहों से आप फिर से पेपर देना चाहते हैं, तो आप एलिजिबल हैं। 12th के परसेंटेज क्राइटेरिया अलग अलग विश्वविद्यालयों का वेरी करता है। यद्यपि 12th के परसेंटेज क्राइटेरिया के हिसाब से एडमिशन नहीं हो रहा है, लेकिन मापदंड है। कोई विश्वविद्यालय कहता है 45% होना चाहिए कम से कम हर सब्जेक्ट में, कोई कह रहा 50%, कोई कह रहा 60%। कुल मिला जुला के ऑन एन एवरेज जितने भी बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं इस एग्जाम में, वो नॉर्मली
अपने एलिजिबिलिटी को फुलफिल कर देते हैं, मार्क्स के बेसिस पे बहुत प्रॉब्लम जो हुआ नहीं आता। अब हाँ, आप 30% लेकर आए, 25% फेल्योर है, तो फिर उसमें दिक्कत है। उसके बाद एज लिमिट कुछ भी नहीं है। एनटीए जो एग्जाम कंडक्ट कराती है वो कोई एज लिमिट नहीं देती है कि अगर आप 75 साल के युवा हैं तो आप ग्रेजुएशन दे सकते हैं, क्या एनटीए का कुछ नहीं कहना है। लेकिन अलग अलग विश्वविद्यालय उस पे एज लिमिट की क्राइटेरिया को जो है वो लगाती है, और वो आप विश्वविद्यालयों की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया समझ सकते हैं। लेकिन बहरहाल मैं यहां मान के चलता हूं कि सामान्य तौर पे अगर आपके ग्रेजुएशन के 12th के 2-3-4 साल हो भी गए तो भी आप एलिजिबल हैं, कोई समस्या उसमें नहीं आएगी। अब दूसरा आता है कि सर सीयूईटी का पेपर पैटर्न क्या है, एग्जाम देना है मान लीजिए, तो सीयूईटी का पेपर पैटर्न जो है वो 3 हिस्सों में डिवाइडेड है। एनटीए ने 3 हिस्सा में पेपर को बांटा है। एक पार्ट को इसने कहा है जनरल टेस्ट, दूसरे पार्ट को इसने कहा है लैंग्वेज सेक्शन, और तीसरे पार्ट को इसने कहा है डोमेन सेक्शन। अब आपको यह समझना है कि इन तीनों सेक्शन में किसको चूज करें कि हमारा कोर्स और हम जिस यूनिवर्सिटी में चाहते हैं वहां एडमिशन हो। लेकिन बहरहाल रुकना है आपको, पहले इन सेक्शंस को समझ लेना है कि इसमें है क्या। लैंग्वेज सेक्शन में 33 लैंग्वेज जो है अवेलेबल है। सामान्य तौर पे आम जो छात्र हमारे वीडियो को देख रहे होंगे मुख्य रूप से हिंदी और इंग्लिश को फॉलो करते होंगे। इसके अलावा अगर आप किसी रीजनल लैंग्वेज को फॉलो करते हैं तो वो लिस्ट आप मालवी एकेडमी के ऐप पे जाएंगे तो पीडीएफ में मिल जाएगी। इसी तरीके से डोमेन टेस्ट में 27 डोमेन है, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स। तो ये सारे वो सब्जेक्ट हैं, ज्योग्राफी, जो डोमेन के अंतर्गत आते हैं। यानी 12वीं में जो सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं कुल मिला जुला के उसको हम डोमेन कह सकते हैं। और लैंग्वेज में हिंदी और इंग्लिश जो है, इसके अलावा और भी रीजनल लैंग्वेजेज जो है वह शामिल हैं। और एक होता है जनरल टेस्ट, जैसे एसएससी वगैरह में तैयारी, रेलवे वगैरह के लिए होता है ना, रीजनिंग पूछ दिया, थोड़ा मैथ्स पूछ दिया, थोड़ा जीके का क्वेश्चन पूछ दिया, तो इस वाले पार्ट को हम लोग कहते हैं जनरल टेस्ट। तो ये 3 पार्ट में आपका सीयूईटी का पेपर जो है डिवाइडेड है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं 50, और ऑप्शनल होता है ये, मतलब ऐच्छिक, 10 चाहे तो आप छोड़ दें, छोड़ना ही है। 40 क्वेश्चन ही करना है। एक सवाल सही करेंगे तो आपको 5 मार्क्स मिलेगा, गलत कर देंगे तो निगेटिव मार्किंग का प्रावधान है, यानी -1 हो जाएगा। तो कुल मिला के आपका टोटल एग्जाम जो वह 200 में होगा, और इसके लिए आपको 45 मिनट जो है वह दिया जाएगा। यह जो पेपर पैटर्न है वो सभी लैंग्वेज और डोमेन के लिए है, यानी हिस्ट्री, पॉलिटी, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, एग्रीकल्चर, बीएसटी, लीगल एप्टीट्यूड, इन सारे सब्जेक्ट्स के लिए ये जो है पेपर पैटर्न था। कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जहां थोड़ा टाइम ज्यादा दे दिया जाता है, जैसे अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स, इन सब में ड्यूरेशन जो है वो 60 मिनट का कर दिया जाता है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा कैलकुलेटिव पोर्शन जो है वो ज्यादा होता है। इसके अलावा जनरल टेस्ट पेपर की बात करें तो यहां कुल 60 क्वेश्चन दिए जाते हैं, यहां भी 50 करने होते हैं। एक के लिए आपको 5 मार्क्स मिलता है और एक गलत करने के लिए -1 हो जाता है। तो टोटल ये 250 मार्क्स का एग्जाम होता है, और इसमें भी समय जो दिया जाता है वो 60 मार्क्स का दिया जाता है, 60 मिनट का दिया जाता है। यानी ये सारे जो क्वेश्चंस हैं वो एमसीक्यू बेस्ड है। एक सवाल सही करने पे 5 मार्क्स और एक सवाल गलत करने पे आपका 1 नंबर जो है वह कट जाएगा। अब कुछ बेसिक पॉइंट समझने हैं कि सर हम चाहते हैं कुछ विश्वविद्यालय में एडमिशन लेना, बीएचयू, डीयू में, एयू में जाना, तो हम कैसे जाएंगे? तो आप विश्वविद्यालय जाने से पहले इसके कुछ बेसिक पॉइंट्स को समझेंगे, क्योंकि परीक्षाएं तो देखिए एक साथ कितनी हो रही है, लगभग 33 जो है वो लैंग्वेजेज है, 27 जो है वो डोमेन है, एक जो है वो जनरल टेस्ट है। तो क्या इतना पेपर दे पाएंगे? नहीं देंगे। और ऐसा भी नहीं है कि एक ही पेपर हो गया उसी पेपर से कैलकुलेट होगा। जैसे बोर्ड में आप हिस्ट्री का पेपर अलग देते हैं, पॉलिटी का पेपर अलग देते हैं, ज्योग्राफी का पेपर अलग देते हैं, साइंस वाले केमिस्ट्री का अलग देते हैं, फिजिक्स का अलग देते हैं, बायो का अलग देते हैं, तब एक मार्क्स बनता है। उसी तरीके से सीयूईटी जो है वो अलग अलग पेपर लेता है, लैंग्वेज का पेपर अलग लेता है, जनरल टेस्ट का पेपर अलग लेता है, डोमेन का पेपर अलग लेता है, और उन सब को जोड़ के आपका मार्क्स बनता है। लेकिन यहां एक सिस्टम बना हुआ है कि आपके किस सब्जेक्ट के मार्क्स कहां जोड़े जाएंगे, तो यह भी आपको समझना पड़ेगा। बेसिक 6 पॉइंट्स आपको समझने के लिए यह है कि टोटल आप जो है उतने जो पेपर आपको मैंने बताया उसमें से किसी 6 सब्जेक्ट का एग्जाम दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए मेरा मन किया एक जनरल टेस्ट देने का, अब यह मन क्यों करेगा ये आगे बताएंगे।
मेरा मन कर गया सर हिंदी भी देने का, सर मेरा मन कर गया हम इंग्लिश भी दे दें, या मेरा मन क्या हिंदी या इंग्लिश में कोई एक ही दे, मेरा मन कर रहा है सर हम हिस्ट्री भी दें, मेरा मन कर रहा है पॉलिटी दें, साइंस वाले को मन किया फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ हम देंगे। तो ये जो मन करेगा, मन को बांधना पड़ेगा। टोटल सब्जेक्ट आप 6 ही चूज कर पाएंगे। यानी अगर आप चाहें कि हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स भी दे दें, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायो भी दे दें, तो ऐसा संभव जो है वह नहीं है। टोटल 6 सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। कौन कौन सब्जेक्ट का आपको एग्जाम देना है, इससे एनटीए कोई लेना देना नहीं है। एनटीए केवल पैसा लेगा एग्जाम लेने का, मतलब एक तरीके से कह सकते हो एक एजेंसी है, केवल यूनिवर्सिटी के एजेंट के रूप में कार्य कर रहा है। एकदम एक्यूरेट वर्ड बोल रहे हैं। इस वर्ड का महत्व तो आप जब परीक्षा देंगे तब समझेंगे, ठीक है। तो ये केवल और केवल जो है वो एक एजेंसी है। आपके कैरियर, आपके जो है सब्जेक्ट के चुनने, इन सब से इनका कोई लेना देना नहीं है। मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन इंग्लिश तो रहेगा ही रहेगा, उसके अलावा ये आपको और लैंग्वेजेज, हिंदी के अलावा और लोकल लैंग्वेजेज जो है वो प्रोवाइड करते हैं। अगर आप मोड ऑफ एग्जामिनेशन में इंग्लिश को चूज करते हैं तो पेपर केवल इंग्लिश में होगा। मोड ऑफ एग्जामिनेशन में आप हिंदी चूज करते हैं तो पेपर इंग्लिश हिंदी दोनों में आएगा। कन्नड़ चूज करते हैं तो इंग्लिश और कन्नड़ दोनों में आएगा। यानी कि अलग अलग मोड में एग्जामिनेशन की व्यवस्था की गई है। जिसको आप चूज करेंगे उसमें पेपर मिलेगा। तो आप जो है बेस्ट आइडिया ये होता है कि अगर आप हिंदी वाले हैं तो हिंदी चूज कर लीजिए। इंग्लिश वाले भी अगर हिंदी चूज करते हैं तो पेपर दोनों में आता ही आता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। इस साल तक यही हुआ है। एनटीए कभी भी रूल बदल देता है तो आगे के रूल के बारे में हम भी नहीं कह पाएंगे। बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन आपका कंप्यूटर बेस्ड है और ओएमआर है। एग्जामिनेशन का जो डेट एक्सपेक्ट किया जा रहा है वो है कि मिड मई के मध्य में जो है वह परीक्षाएं सीयूईटी यूजी 2025 की हो सकती हैं। और पेपर पैटर्न आपका टोटल जो है वह एमसीक्यू टाइप होने वाला है। अब कौन सा पेपर ओएमआर होता है, कौन सा पेपर सीबीटी होता है, इसमें कुछ अगर हम मतलब ओवरऑल आपको एक आइडिया दें तो ऑलमोस्ट जितने भी आपके सब्जेक्ट्स थे सब ओएमआर मोड में हुआ, लेकिन कुछ कुछ सीबीटी मोड में हुआ। जैसे मान लीजिए एग्रीकल्चर का पेपर, लीगल स्टडीज का पेपर जो है। इसके अलावा लैंग्वेज में हिंदी और इंग्लिश को छोड़ दें तो लगभग सब जो है वो ओएमआर बेस्ड हुआ जो है। कंप्यूटर साइंस आपका सीबीटी बोर्ड में हो गया था। इन पेपरों को छोड़ दें जो मैंने लिखा है, एग्रीकल्चर, लीगल स्टडीज, कंप्यूटर साइंस, और तो ये सब ओएमआर में हुआ। और लैंग्वेज में ये सब जो है वो सीबीटी में हुआ। और लैंग्वेज में हिंदी और इंग्लिश ओएमआर में हुआ, बाकी सारे जो है लगभग सीबीटी मोड में कंडक्ट कराए गए थे। हम किस सब्जेक्ट की तैयारी करें, प्रश्न ये आता है। और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यही है जो पेरेंट्स को जो है वह समझना चाहिए, और छात्र जिनको एग्जाम दे रहे हैं उनको तो खैर समझना ही समझना है कि आप किस विषय को पढ़ेंगे, किस विषय से ग्रेजुएशन करना चाहते हैं। ये सारे आइडियाज आपको अभी क्लियर करने होंगे। सर 12वीं का एग्जाम देंगे, 12वीं के एग्जाम के बाद सोचेंगे। तो अगर आप कुछ और सोच रहे हैं क्रांतिकारी, और अगर आपके आइडिया मैच नहीं हुए तो आप उस समय बर्बाद हो जाएंगे, ड्रॉपर की लिस्ट में चले जाएंगे, आप अगले साल फिर परीक्षा देंगे। तो आप इस चीज को अभी समझ लीजिएगा कि आपको अपना ग्रेजुएशन किस सब्जेक्ट से करना है, किस कोर्स से करना है। ये मम्मी पापा से पहले डिस्कस कर लीजिए कि पापा मुझे बीए करना है, मैं आईएससी ले तो लिया हूं लेकिन समझ नहीं पा रहा हूं। पापा मैं बीकॉम करना चाहता हूं, पापा मुझे बीएससी करना है। ये सारे टॉपिक जो है वो आपके क्लियर होने चाहिए। क्या आप बीए करना चाहते हैं, बीएलएलबी करना चाहते हैं, बीएससी करना चाहते हैं, बीकॉम करना चाहते हैं, या बीटेक के कोर्सेज को करना चाहते हैं, बी फार्मा करना चाहते हैं, बीएससी एग्रीकल्चर करना चाहते हैं, बीसीए, बीएफए, बीबीए, बीएमएस, किस कोर्स में जाना चाहते हैं ये आपको क्लियर पहले कर लेना है। कोर्स जब आपका क्लियर हो जाए तो आपके द्वारा चुना गया कोर्स किस विश्वविद्यालय में है ये भी क्लियर करना है। जैसे आपका मन कर गया कि आपको करना है बीए, कहां से करना है, हिस्ट्री से करना है, और कहां से करना है, जेएनयू से। जेएनयू में हिस्ट्री से बीए होता ही नहीं है तो आप नहीं कर लेंगे, आपके लिए कोर्स नया नहीं खोल देगा। आप जो भी करना चाहते हैं वो सब्जेक्ट, वो कोर्स किस विश्वविद्यालय में अवेलेबल है, पहले ये ढूंढना होगा आपको। और ये हम लोग एक एक करके आने वाले वीडियोज में आपको बताएंगे। फिर विश्वविद्यालय को चुने कोर्स का पैटर्न क्या है, जो मैं बिल्कुल शुरुआत में आपसे क्वेश्चन बोला कि आपको ये चूज करना पड़ेगा कौन कौन सा एग्जाम देना है, इसी सेंटेंस से उसका लेना देना है। यानी विश्वविद्यालय जो है किन किन सब्जेक्ट को जोड़ के अपना मार्क्स बना रहा है, मेरिट बना रहा है। जैसे उदाहरण के लिए कि मान लीजिए आपको करना है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से बीए, क्या करना है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से करना है आपको बीए, और आप जो है
खूब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ रहे हैं, आप खूब हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, क्योंकि आपको किसी ने बता दिया है कि 12th वाला ही CUET में आता है। लेकिन ऐसा है नहीं, हर विश्वविद्यालय का जो रूल है वो चेंज हो जाता है। BHU क्या करता है, BA के लिए BHU का जो एक पेपर पैटर्न है, उस पेपर पैटर्न में एक जनरल टेस्ट आता है और इसके अलावा हिंदी या इंग्लिश में से जो है कोई एक लैंग्वेज चूज करना होता है। अब आप खूब हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी रटते रहिए, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। आप एग्जाम दे के टॉप भी कर गए तो नहीं होगा, क्योंकि आप हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी चूज कर लिए हैं। जबकि यहां सिलेक्शन किससे होगा, जनरल टेस्ट का पेपर देना होगा, जिसमें नॉर्मल मैथ्स आएगा, रीजनिंग आएगा, जीके आएगा, करंट अफेयर आएगा, ये सारे पोर्शंस उसमें आएंगे। और लैंग्वेज तो मान लीजिए हिंदी इंग्लिश आप पढ़ ही रहे हैं, 12th में भी पढ़ रहे हैं, लेकिन उससे थोड़ा अलग ये पेपर जो है वो होता है। ग्रामर पोर्शन जो है, इसके बाद कॉम्प्रिहेंशन पोर्शंस जो है, उस तरीके के पोर्शन आते हैं। तो BHU से BA करने के लिए आपको क्या करना होगा, जनरल टेस्ट का पेपर देना होगा। लेकिन आप दिल्ली विश्वविद्यालय से BA करना चाहते हैं, DU से जो है, और आप यहाँ जनरल टेस्ट रट रहे हैं क्योंकि किसी ने बता दिया कि जनरल टेस्ट का पेपर से BA होता है, जबकि विश्वविद्यालय टू विश्वविद्यालय ये रूल चेंज हो जाएगा। DU कहता है कि जो 12वीं में सब्जेक्ट है, 12th में जो सब्जेक्ट हैं आपको उसी का पेपर देना है। भले ही आप ISC कर रहे हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ रहे हैं, आपको उसी के माध्यम से BA में एडमिशन देगा। 12th यही डोमेन सब्जेक्ट है। तो मान लीजिए आपका बैकग्राउंड है ह्यूमैनिटीज का, IE कर रहे हैं, इंटरमीडिएट ऑफ आर्ट्स आप कर रहे हैं, और आपके सब्जेक्ट है हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी। तो आपको इन्हीं का पेपर देना है, प्लस एक लैंग्वेज जो भी 12th में है वो देना है आपको। इनसे आपका सिलेक्शन जो है 800 मार्क्स में दिल्ली विश्वविद्यालय में होगा। 3 डोमेन, एक लैंग्वेज। अब ये नहीं कि आप दे दिए जनरल टेस्ट का मुझे DU में एडमिशन दीजिए, आप ले आइए जाकर 250 नहीं देने वाला एडमिशन, क्योंकि यहाँ के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करेगा। यद्यपि कुछ कोर्सेज में DU में भी जनरल टेस्ट होता है, लेकिन ज़्यादातर कोर्सेज जो है इस पैटर्न को फॉलो करते हैं। तो अगर आप यहाँ के पेपर क्राइटेरिया को फुलफिल करेंगे तब आपका एडमिशन होगा, नहीं करेंगे तो नहीं होगा। इसी तरीके से अगर आप मान लीजिए करना चाहते हैं, सपोज करिए जो है BSc करना चाहते हैं, और BSc करना चाहते हैं BHU से, तो BHU से BSc करने के लिए आपको जो भी आपके 12th में सब्जेक्ट है, PCM बैकग्राउंड से है तो PCM का एग्जाम देना है, PCB बैकग्राउंड से है तो आपको PCB का एग्जाम देना है। लेकिन अगर दिल्ली विश्वविद्यालय जाते हैं DU से BSc करने के लिए, तो ये तो ठीक बात है, जो 12th में वो तो देना ही देना है, लेकिन इसके साथ आपको एडिशनल लैंग्वेज का भी पेपर देना होगा। यद्यपि इसके मार्क्स ऐड नहीं होते हैं ज़्यादातर कोर्सेस में, केवल ये पासिंग मार्क्स है। लेकिन अगर आप इसका एग्जाम नहीं दिए तो आप इस यूनिवर्सिटी के जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उसको ही फुलफिल नहीं किए, यानी आप योग्य ही नहीं है। आप भले ही 600 में 600 ले आइए, लेकिन अगर आप लैंग्वेज नहीं दे रहे हैं तो आपकी एलिजिबिलिटी ही नहीं मानेंगे वो। तो आपको विश्वविद्यालयों की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए मैंने कहा पहले आपको कौन सा कोर्स करना है ये चूज करिए, कि BA करेंगे, BSc करेंगे, BCom करेंगे, जो भी कोर्स करना है। फिर आप जिस कोर्स को चूज कर रहे हैं वो किस विश्वविद्यालय में है दूसरा, और ये सब डायरेक्ट लिखते जाना। और उसके बाद आप जिस कोर्स को चूज कर रहे हैं उसका पेपर पैटर्न क्या है, और हमको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ऐसा बनाना चाहिए जिससे ज्यादा से ज्यादा विश्वविद्यालयों में मेरा एडमिशन हो सके। 6 एग्जाम देने की छूट है मुझे, तो 6 एग्जाम जैसे मान लीजिए मुझे देने की छूट है, और सपोज करिए मुझे करना है BA करना है, BHU से करना चाहते हैं सर, BHU के अलावा आपको जरूरी नहीं कि विश्वविद्यालय में हो जाए सर, हम DU भी कर सकते हैं सर, हम AU से भी करना चाहते हैं सर, हम चाहे तो JMI से भी कर सकते हैं सर, हमारा मन होगा। अगर कहीं नहीं होगा मान लीजिए, और कौन बच गया, BHU, DU, AU, JMI बच गया, इसके अलावा JNU भी बच रहा है, ऐसा नहीं कोई नहीं बच गया, उसमें इसको डाल रहे हैं, लिख रहे हैं। तो JNU से भी हम सर कर सकते हैं। ये सारे हमारी प्रेफरेंस लिस्ट में है। क्या कौन सा कोर्स चूज करना है भैया, BA चूज करना है। अब एलिजिबिलिटी सबका अलग हो जाएगा। जैसे मान लीजिए BHU के एलिजिबिलिटी में जाएंगे तो जनरल टेस्ट प्लस हिंदी या इंग्लिश जो है, क्या है, जनरल टेस्ट के साथ प्लस है, ये जनरल टेस्ट में हिंदी या इंग्लिश। दिल्ली में गए तो ये कहा 12th बोर्ड वाला देना है आपको, 12th बोर्ड वाला, ये मिटा देते हैं, BA नहीं कंफ्यूज हो गए, BA ऊपर लिख देना है। ये क्या कहा आपको, 12th बोर्ड वाला। तो 12th बोर्ड में जो सब्जेक्ट आपका होगा, जैसे मान लीजिए आपका सब्जेक्ट अगर IE कर रहे होंगे तो हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी। अगर आप ISC कर रहे हैं तो आपके सब्जेक्ट होंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स या बायो, यही होगा ना।
तो आपको ये पेपर देना होगा। अच्छा, आप जेएमआई जाना चाहते हैं तो जेएमआई में से हिस्ट्री ऑनर्स है तो केवल हिस्ट्री देने से जो है हो जाएगा। इसी तरह जेएनयू में जाएंगे तो ये जनरल टेस्ट और इंग्लिश देने से जो है वो होगा। अब हमको अपना कॉमन पैटर्न निकालना है कि सर हम कौन सा पेपर दे दें तो हमारा काम हो जाएगा। इसलिए विश्वविद्यालय में हम अच्छा एयू बच गया। एयू में जनरल टेस्ट देना होता है, लैंग्वेज देना होता है, और लैंग्वेज के साथ जो है मुझे देना होगा क्या, 2 सब्जेक्ट ह्यूमैनिटीज के, 2 सब्जेक्ट जो है वो है ह्यूमैनिटीज के, हिस्ट्री पॉलिटी ऐसे डोमेन वाले वो देने होंगे, 2 ह्यूमैनिटीज डोमेन देने होंगे। अब इनमें मुझे अपना पैटर्न बनाना है क्योंकि हर बच्चे का पैटर्न अलग हो जाएगा। विश्वविद्यालय बदलते ही सब्जेक्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बदल जाएगी। तो मैं अपना पैटर्न क्या बनाऊंगा, सर जीटी यहां भी पूछ रहा है, अच्छा बीएचयू भी पूछ रहा है, जीटी जेएनयू भी पूछ रहा है, जीटी एयू भी पूछ रहा है। यानी अगर हम जनरल टेस्ट का पेपर दे दें तो हम इन 3 विश्वविद्यालयों का एक पेपर क्राइटेरिया फुलफिल कर दिए। जीटी के माध्यम से बीएचयू, जेएनयू और एयू का रास्ता हमने खोल लिया सर। लेकिन क्या सिर्फ इससे रास्ता खुला? नहीं, क्योंकि ये कह रहा है हिंदी या इंग्लिश में कोई और दे। तो मान लो हमने हिंदी का पेपर दे दिया, जीटी के साथ जो है वह हिंदी का पेपर दे दिया, तो देखिए ये भी क्या कह रहा है, एयू भी जीटी और लैंग्वेज में हिंदी इंग्लिश आप ले लीजिए। तो लैंग्वेज वाला क्राइटेरिया एयू का भी मैंने फुलफिल कर दिया और बीएचयू का भी कर दिया। बीएचयू इसके आगे कुछ नहीं मांग रहा है, यानी बीएचयू में जीटी और हिंदी से मेरा एडमिशन हो जाएगा। लेकिन एयू क्या कहा, आपको 2 डोमेन भी देना है। तो अब आपको हिस्ट्री का भी एग्जाम देना होगा, पॉलिटी का भी देना होगा, या आप जो सब्जेक्ट देना चाहे, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, कोई 2 डोमेन देना होगा। अगर आपने जनरल टेस्ट, इसके बाद हिंदी, इसके बाद 2 डोमेन हिस्ट्री और पॉलिटी मान लेते हैं, ये पेपर आपने दे दिया तो आप बीएचयू के लिए एलिजिबल, तो जनरल टेस्ट लैंग्वेज से ही हो गए, 2 डोमेन बढ़ा देने से एयू के लिए भी एलिजिबल हो गए। अब आगे चलते हैं तो ये देखिए इंग्लिश कह दिया, तो जीटी तो आप दिए हैं लेकिन लैंग्वेज में चूंकि हिंदी दिए हैं तो आप जेएनयू के लिए एलिजिबल नहीं है। अगर कोई बच्चा हिंदी की जगह इंग्लिश का पेपर दे देता है तो उसके लिस्ट में जेएनयू भी जो है वो बढ़ जाएगा। अब चूंकि हिस्ट्री मैंने ऑलरेडी दिया है तो मेरे लिस्ट में जेएमआई भी आ गया। डीयू क्या कहा कि 12th बोर्ड में जो पेपर है, तो अगर आपने 12th आईए से किया है, मान लीजिए हिस्ट्री पॉलिटी से, और यहाँ हिस्ट्री पॉलिटी दिए, तो कह रहा है एक और पेपर आपको देना होगा क्योंकि डीयू 3 पेपर मांग रहा है, तो एक पेपर और कोई भी आपका होगा, मान लीजिए हिस्ट्री पॉलिटी है, ज्योग्राफी ऐड कर देंगे, 12th में आपका ज्योग्राफी होना चाहिए, तो मेरा डीयू भी जो आ गया। लेकिन अगर आप साइंस से है तो फिर आपको इसके जगह पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स देना होगा। अब जैसे ही ये देंगे एयू आपके लिस्ट से बाहर हो जाएगा क्योंकि ह्यूमैनिटीज वाले सब्जेक्ट को घूम रहा है, जेएमआई आपकी लिस्ट से जो है वो बाहर हो जाएगा। यानी कुल मिला जुला अगर कहें तो आपको एक अपना पैटर्न खुद से बनाना पड़ेगा। इसीलिए सीयूटी का एग्जाम थोड़ा जो है वो अटपटा है। जानकारी के अभाव में बच्चे कोई से कोई पैटर्न चूज कर लेते हैं और पेपर पैटर्न चूज करने के बाद उनको समस्या आने लगती है। आप इन पॉइंट्स को ध्यान देंगे, इन पॉइंट्स को ध्यान देंगे तो आप खुद ही समझ जाएंगे कि हमको बेस्ट कौन सा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चूज करना है जिससे ज्यादातर विश्वविद्यालयों की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को हम जो है वह पूरा कर दें। अब जब आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा हो जाएगा, दिल्ली के लिए जैसे दिल्ली के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा हो जाएगा तो आप एंट्रेंस एग्जाम मान लीजिए देते हैं और फिर आपका मार्क्स के बेसिस पर सिलेक्शन होगा। लेकिन हर विश्वविद्यालय का अलग स्पेशल रूल भी, ये भी ध्यान देना है। जैसे दिल्ली विश्वविद्यालय क्या कहता है कि आप लैंग्वेज और डोमेन सब्जेक्ट में उन्हीं सब्जेक्ट का पेपर देंगे जो 12th बोर्ड में दिए हैं, उसके इतर कोई सब्जेक्ट अगर आप देते हैं तो आप दिल्ली के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। जैसे अगर सीयूईटी में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस का पेपर दिया है और बोर्ड में पीसीएम था तो आप डीयू के लिए एलिजिबल नहीं हैं। यानी आपको अगर पीसीएम लेके चले हैं तो दिल्ली विश्वविद्यालय से कोई कोर्स तुम करना चाह रहे हो, जिसके लिए बीए करना चाह रहे हो या बीएससी करना चाह रहे हो, तो आपको यही पेपर देना होगा। साइंस वाले तो मान लीजिए हर सेक्टर में स्विच कर सकते हैं। अब ये नहीं कहेगा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी देख सर हमको बीएससी करना है। हाउ टू प्रिपेयर, कैसे तैयारी करें, इतने प्रश्नों को समझने के बाद, अपना सिलेबस डिजाइन करने के बाद ये सवाल आता है। 2 तरह के बच्चे हैं। एक बच्चे हैं ड्रॉपर स्टूडेंट जो किन्हीं कारणों से, जो भी रीजन रहा हो, वो ड्रॉप ले रहे हैं और उनको इस साल तैयारी देनी है। इसमें अनेक कारण हो सकते हैं, जैसे समय पे जानकारी ना होना, लेट से अपनी तैयारी शुरू करना, या एनटीए का अपना हरकत है, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। बहुत तैयारी करने के बाद भी कई बार नहीं होता है। कोई कारण से आप अब चाह रहे हैं कि अपने लोकल विश्वविद्यालय में सर नहीं पढ़ना चाहते, मेरा मन है कि हम डीयू, बीएचयू, जेएनयू ही जाएं, भले ही जैसा भी हो, लेकिन हम वहीं जाना चाहते हैं, तो आप ड्रॉपर हो गए, तो आपके लिए तो कोई रास्ता नहीं है बाबू। ऑलरेडी आप 1 साल मजा चख चुके हैं,
जिस भी कारण से हो। तो अगर आपको तैयारी शुरू करनी है तो आपको तो अभी डे 1 से तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। एक भी दिन का समय आपके पास नहीं है, क्योंकि आपका कंपटीशन केवल अब आपसे नहीं है, आने वाला जो बैच है उससे भी है, और वो भी तैयारी में लगे रहेंगे। तो इसलिए आप अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। आपको पेपर पैटर्न फलाना चलाना सब पता चल चुका है, आप लग जाइए। कोई कोर्स की नीड है तो कोर्स से जुड़े रहिए। आपको लगता नहीं खुद से कर सकते तो खुद से कर लीजिए। मालवीय एकेडमी पे भी अपने कोर्सेस हैं, आपको लगेगा कि वहाँ से ज्वाइन करना चाहिए तो करिए। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ ये है कि हम पूरी तन्मयता से 24 आवर्स अब इसी के लिए दे दें, अगर आप ड्रॉप लेके तैयारी करना चाहते हैं तो। और नहीं तो अगर आप मूव करना चाहते हैं तो आप किसी विश्वविद्यालय से अपने कोर्स को पूरा करिए। एक अच्छी पहल होगी, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। दूसरा है कि 12th बोर्ड के स्टूडेंट जो इस बार 12वीं का एग्जाम देने वाले, मुख्य समस्या इनकी है। इनमें से कई बच्चों के दिमाग में यह भर दिया गया है कि अभी तो तुम एलिजिबल नहीं हो, 12वीं का परीक्षा दोगे तो 12वीं का परीक्षा दोगे तो सब बैठा रहेगा तुम्हारे लिए कि तुम परीक्षा दोगे, फिर तुमको कान में बताएगा हाँ हाँ एग्जाम होने वाला है। अरे तैयारी अभी से शुरू करोगे ना, तुम्हारे ऊपर प्रेशर है। प्रेशर क्या, बोर्ड का भी एग्जाम है, लेकिन ये तो सबके पास है ना। अगर इस वाले कैटेगरी में तैयारी नहीं शुरू करोगे तो अगले बार तुम भी इस कैटेगरी में आ जाओगे, फिर तुम्हारे लिए भी कहेंगे ड्रॉपर हो। तो ड्रॉपर नहीं बनना चाहते हो ना, तो अगर उस कैटेगरी में नहीं फॉल करना चाहते हो तो यानी तैयारी यही करना पड़ेगा, विकल्प नहीं है। वो तो विकल्प छोड़ के आए हैं बेचारे, इनके पास तो मान लीजिए ये क्या बेचारा हो गए हैं। तो तुम भी अगर अगले साल बेचारा बनना चाहते हो तो फिर ड्रॉपर वाले में जाना, आंख बंद करके सोए रहो, बोर्ड देना, फिर जगना। और अगर लगता है कि नहीं नहीं सर मुझे बेचारा नहीं बनना है, मुझे भाईचारा जो है निभाना है CUT के साथ, तब अभी से लग जाइए तैयारी में और 12th बोर्ड के साथ मैनेज करिए। जैसे मान लो अगर आपको DU जाना है तो DU जाने के लिए ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। जो आपके 12th बोर्ड के एग्जाम है उसके ही जैसा पेपर आएगा, बस वो MCQ बेस्ड हो जाएगा। ऑलमोस्ट यही होगा ना, पेपर पैटर्न थोड़ा अलग होगा, क्वेश्चन पूछने का तरीका थोड़ा अलग होगा। लेकिन आप BHU आना चाहते हैं, यहाँ से BA सपोज करना चाहते हैं, तो आपको देना पड़ेगा जनरल टेस्ट का पेपर बाबू, आपको देना होगा लैंग्वेज का पेपर जो है। तो आप अपने विश्वविद्यालय अपने कोर्स का चुनाव करिए, उस सब्जेक्ट को देखिए और तैयारी आज से शुरू करिए। तैयारी शुरू करने के लिए आपको PYP का जो है वह पूरा पिछले साल के क्वेश्चंस को देखना चाहिए, किस किस तरह के क्वेश्चंस जो है वो एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, और उन क्वेश्चंस के माध्यम से अपना लेवल जो है मापना चाहिए। फिर तैयारी करने का कई तरीका है, जैसे आप चाहें तो खुद से पढ़ाई तो वैसे खुद ही से करनी होती है, लेकिन खुद से मटेरियल्स को इकट्ठा करके अपने आधार से तैयारी शुरू कर सकते हैं। दूसरा, आप चाहें तो किसी कोर्स से जुड़कर तैयारी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मालवीय एकेडमी का ही, हम ये नहीं कहना कि सर आप अपना कोर्स प्रमोट कर रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। वो चैनल है तो इसका मतलब ही है कि कोर्स चला रहे तभी चैनल है, तो कोई प्रमोशन वगैरह इसमें मतलब नहीं है। लेकिन आपको लगता है कि मान लो किसी कोर्स से हमको जुड़ के तैयारी करना है, तो आप उस कोर्स से जुड़ के भी तैयारी कर सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, केवल कोर्स ज्वाइन करने से अमृत नहीं पी लेंगे। खुद से जब तक नहीं पढ़ेंगे ये कोर्स भी किसी काम का नहीं आएगा। ओवरऑल पॉइंट ये है कि आप जितना मेहनत करते हैं और आज से अगर लग जाते हैं तो आपके सफल होने के चांसेस बनते जाएंगे, और नहीं तो अगर भाग्य भरोसे रहना चाहते हैं, फैटलिज्म में बिलीव करते हैं, तब तो फिर हमारा कुछ कहना ही नहीं है। तब तो आप अंतिम समय में कर ही लेंगे। ये आपको जो जीवन घुट्टी पिलाया है कि CUT की तैयारी नहीं होती है, ऐसे ही हो जाएगा, आप उससे 6 महीने बाद निपट लीजिएगा। क्योंकि कई बच्चे हैं ऐसे, हम ये भी नहीं कह रहे बिना तैयारी के नहीं होता, बिना तैयारी के भी कई लोगों को हो जाता है। तो अगर उस कैटेगरी में आप हैं, आपको लगता है कि नहीं मेरा हो जाएगा, PYP देख लेना, एक बार प्रीवियस ईयर पेपर देख लेना, आपको देख के लग जाएगा मेरा ऐसे ही हो जाएगा, तो कहीं कोई तैयारी करने की नीड नहीं है, ना खुद से पढ़ने की नीड, ना कोर्स ज्वाइन करने की जरूरत है। अगर पेपर देख के लगता नहीं हो पाएगा, तब डिसीजन ले लेना कि खुद से तैयारी करना चाहते हो या किसी कोर्स से जुड़ के तैयारी करना चाहते हो। तो वो आपका डिसीजन कंप्लीटली आपका डिसीजन होगा, अपने पेरेंट्स से डिस्कस करके आप तैयारी कर सकते हैं। बहरहाल मालवीय एकेडमी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में ही तैयारी जो है वो करवाता है। ऑनलाइन हमारी ऐप मालवीय एकेडमी पे थ्रू आप कोर्स जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं, और ऑफलाइन मोड में हमारी वाराणसी में लंका में कोर्सेज जो है वो चलती हैं। वाराणसी में लंका क्षेत्र है, लंका में श्रीलंका मत समझना, BHU जहाँ है वो लंका है, ठीक है। तो यहाँ वाराणसी में हमारी ऑफलाइन क्लासेस भी चलती हैं, और दोनों में ही हमारी 21 तारीख से 21 अगस्त से जो है वह फ्रेश बैचेज जो है वो स्टार्ट हो रहा है। CUT UG के सारे कोर्सेस में, चाहे वो BA हो, चाहे वो BSc हो, चाहे वो BCom हो, तो उससे रिलेटेड जो है वो आप यहाँ से
अपने कोर्सेज से जुड़ के भी अपनी तैयारी को सुदृढ़ कर सकते हैं। बाकी आपको कोई दिक्कत आए तो कमेंट बॉक्स है, आपके पास हेल्पलाइन नंबर है, इन सारे ही मीडियम से आप हमसे जो है वह जुड़ के अपने क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ये जरूर कहेंगे मालवी एकेडमी का ऐप जरूर डाउनलोड कर लेना, चाहे आप कैसी भी तैयारी करें, वहां पे आपको प्रीवियस ईयर पेपर फ्री में मिल जाएंगे, कई टेस्ट वगैरह बीच में आते रहते हैं। बाकी यूट्यूब चैनल से जुड़े रहना, ढेर सारे जो है वो आपको ऑप्शंस मिलेंगे, ढेर सारे जो है सेशंस मिलेंगे, आप उससे भी अपनी तैयारी को जागरूकता आपकी बने रही, नोटिफिकेशन वगैरह आपको मिलते रहेगा, तो आप हाँ जानते रहेंगे हाँ इस महीने में ये होना है, नहीं तो जून में जगना। कई बच्चे अब जग रहे हैं, सर मेरा एडमिशन हो जाएगा। अब कैसे हो जाएगा भाई, अब तो मार्क्स आ गया, कोई उपाय बता दीजिए सर, कोई उपाय क्या? धरती खोद के निकाल दें सीट, कहाँ से निकलेगा? एग्जाम जो हो गया उसको लाया वापस नहीं जा सकता है। तो थोड़ा सा आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है, सावधान रहने की आवश्यकता है। देखते रहें मालवी एकेडमी को। बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल द बेस्ट, लव यू ऑल।